Metabolic reaction can be occur in a cell-free system. Cell-free system. Cell-free system का मतलब can be occur. हो गया, आगे लिखिए. An isolated metabolic reaction. An isolated metabolic reaction can be occur. Can be occur. An isolated metabolic reaction can be occur in a cell-free system. सेल फ्री सिस्टम. सेल फ्री सिस्टम का मतलब जहां पर सेल नहीं है तो कहां कराएंगे? टेस्ट ट्यूब में ना. इन अ सेल फ्री सिस्टम दैट इज इन द टेस्ट ट्यूब. इन द दैट इज नेदर लिविंग. दैट इज because that is neither living nor neither living nor non living. That is neither living any ITH या जब ना इधर को पढ़ते हो ना neither होता neither living nor non living. ठीक है, ये ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट? ये इतनी सी कहानी है. और ये इन विवो और इन विट्रो का मतलब समझ आया? ये लिख लेना कहीं पर. विट्रो का मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई काम हो रहा है. विवो का मतलब लिविंग के बॉडी के अंदर हो रहा है. और अभी क्या बोला था? वो रिएक्शन क्या है? नीचे लिख लो तो आगे. दैट रिएक्शन इज लिविंग बट सिस्टम इज नॉन लिविंग. समझ गए ना? लिख के ऐसे कहते हैं नेदर लिविंग नॉन नॉन लिविंग. तो पूरे को एक साथ बोला है. ठीक है ना? अब क्या लिखते हैं? दैट रिएक्शन इज लिविंग बट द सिस्टम इज, इस सिस्टम में हो रहा है मतलब टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग है ना. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट. मेटाबॉलिज्म. Metabolism is a defining property of living without exception. Defining property of living without exception. अब देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन सब में पाई जाए, चाहे वो सिंपल से सिंपल प्रोकैरियोट हो और चाहे मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो. बात समझ गए? इतनी सी कहानी है. अब ये बताओ, इससे ये पता चला कि सेल का प्रेजेंट होना लिविंग का कैरेक्टर है कि नहीं है. अगर सेल फ्री सिस्टम में कोई रिएक्शन चल रही है तो रिएक्शन भले चले लेकिन वो सिस्टम नॉन लिविंग होगा. इसका मतलब सेल का प्रेजेंट होना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग है और वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टर है. बोलो बात सही है? इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है. लिखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का प्रेजेंट होना, बिना सेल के कोई लिविंग नहीं है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्शियसनेस. अब कॉन्शियसनेस क्या होता है? सुनो भाई. कॉन्शियसनेस सुनो. कह रहा है कि शायद कॉन्शियसनेस जो है, उन्होंने ऐसे ही लिखा है, शायद कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, सबसे जटिल कैरेक्टर है. क्या? कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? किसी लिविंग की ऐसी प्रॉपर्टी, वो कैरेक्टर, वो जिस इन्वायरमेंट में है, जिस एम्बियंट में, जिस माहौल में वो है, अगर उसके इन्वायरमेंट में कोई चेंज किया जाए तो वो चेंज को समझ जाए
और सिर्फ समझे नहीं बल्कि उसका रिस्पॉन्ड भी करे। वो रिस्पॉन्ड चाहे फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, मॉर्फोलॉजिकल हो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करे। सर जैसे कह रहा है कि प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को। इसको रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे अगर एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट, वाटर, CO2, टेम्परेचर। अगर कोई प्लांटिंग आपने कहीं पर करी और उसमें पानी ना दीजिए जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, उसमें फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्या वो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा? तो यार प्लांट को ये पता चल रहा है ना कि पानी नहीं है, अदरवाइज वो काम करता रहे, कुछ हो जाए, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है किसको? एक्सटर्नल फैक्टर को। ऐसे ही CO2 ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस करेगा? लाइट ना हो तो क्या करेगा? तो प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है किसको? एक्सटर्नल फैक्टर। सर दूसरे बाकी और लिविंग करते हैं? हाँ सारे लिविंग करते हैं। इंसेक्ट भी करता है? हाँ इंसेक्ट भी करता है। जैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, जैसे अगर कोई इंसेक्ट, मॉस्किटो, कोई मच्छर आपके फेस पर, आपके बॉडी पर कहीं पर बैठ जाए, कहीं पर बैठा हो, मक्खी बैठी है, और अगर मान लो इस समय मॉस्किटो आपके फेस पर कोई मच्छर बैठ जाए, तो ये जो आपका फेस इस समय उसके लिए उसका क्या है? एनवायरमेंट। उसका क्या है? वो शांत अपना बैठी अपना काम कर रही है, खून चूस रही है, ठीक है। और आप चाहें कि बहुत खून चूस इसको निपटा देंगे, और आप बहुत तेजी से हाथ ले जाए, कभी धोखा खा जाए तो अलग बात है, वो तो ह्यूमन भी खा जाते हैं धोखा, सेल्फ कॉन्शियस कभी पढ़ाएंगे उनके अंदर जबकि होती है। लेकिन अगर आप ऐसे हाथ ले जाए यहाँ पर, तो ये उसका एनवायरमेंट है, अभी शांत है, आप हाथ ले जा रहे हैं तो उसके एनवायरमेंट में क्या कर रहे हैं? आप चेंज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर बैठा रहता है, मारो यहाँ से गायब। मतलब आपने उसके एनवायरमेंट में चेंज करने की कोशिश करी तो वो समझ गया, और सिर्फ समझा नहीं बल्कि जवाब दिया यहाँ से गायब। तो रिस्पॉन्ड तो कर रहा है ना, कॉन्शियसनेस है। आप यहाँ से जाइए, अभी सीढ़ी पर कुत्ता बैठा होगा, बैठा रहता है, हालांकि वो ढीठ हो चुका है, वो ढीठ नहीं हुआ है, वो अडॉप्ट करके ये सब आते जाते रहेंगे, भाई हमारा कुछ करेंगे ना, इनका कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी भाई आप जाइए, वो बैठा देख रहा हो और आप कुछ वैसे करिए, वो तैनात हो जाएगा। आप बताते हैं, अब अगर वो तुमसे मजबूत होगा, उसको लगेगा निकाल देंगे तो तुमको दौड़ाएगा, या तो खुद दौड़ जाएगा, बस सही है ना, या तुमको भगाएगा या खुद भाग जाएगा, यही तो काम करेगा। अच्छा जब आपने वो आराम से बैठा, आपने ऐसे किया तो कुछ एक्सप्रेशन चेंज होता है, वो भी ऐसे देखता है, अच्छा लगता है, खड़ा होकर एक्टिव हो जाएगा, कुछ तो करेगा, वो समझ जाता है कि कुछ खुराफात करेगा, वो उसका एनवायरमेंट है, आपने उसमें चेंज किया तो वो समझ गया, और उसका जवाब भी या तो भाग गया या तो घूर को देखेगा, ज्यादा दिमाग खराब है। बोलो बात सही है, कुछ तो करेगा ना। रोड पे चलिए, गौ माता आपको मिल जाएगी, गौ माता को आप ऐसे करिए, वो भी ऐसे कर देंगे, चले जाओ उधर, बात सही है कि नहीं? तो ये क्या है बोलो, वो उसके जो जहां रह रहा है, उसका जो एम्बियंट है, उसका जो सराउंडिंग है, वो क्या है बोलो, उसका इन्वायरमेंट। और उस इन्वायरमेंट में आप चेंज करेंगे तो उसको समझ रहा है, और सिर्फ समझ नहीं रहा बल्कि रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। बात समझ गए? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सर ये कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस अंतर है क्या? हाँ है, डिफरेंस है। जैसे आपको कोई कहता है हमारे यहाँ तोता है जो कि बोलता है, अच्छा बोलता है, हाँ बोलता है, क्या बोलता है? मम्मी पापा भैया सबका नाम लेता है। अच्छा हमको ले चलो, क्या चलो, तुम्हारी जब कोई खुरापाती पहुंच जाए वहां, तो कहते बोलो कहो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बोलेगा? कहो बॉटनी, तो यार फालतू बात ना करो, क्यों तुम तो कह रहे थे बोलता है, बोलता है ना। अगर आप ये सब थोड़ी बोलता तब क्या बोलता है? उसको वो उतना बोलता है जितना सिखाया गया है, जितना। अब यही कोई छोटा सा बच्चा हो या आप कभी छोटे रहो, अभी भी आपको कहीं कोई ले जाए, मम्मी पापा कहें देखो जितना अंकल जी पूछेंगे उतना ही बोलना, जितना समझा के सिखा के ले जाते हैं, और अंकल जी जितना सिखाए तो उतना पूछे, उसके आगे और कुछ पूछने लगे और ये और बोलते जा रहा है, जितना पूछेंगे सबका जवाब देगा सही या गलत। बोलो बात सही है, बाद में आके घर पिट जाए, तुमको कहीं ज्यादा मत बोलना, हम क्या करें, पूछ रहे थे हम बता रहे थे। मतलब जितना आपने सिखाया सिर्फ उतना नहीं बोलेगा, उसके पास दिमाग है, वो अपने दिमाग से भी जवाब देगा। बोलो बात सही है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है, अपने से समझने, जितना आपने समझाया था वो तो ठीक है, उसके अलावा अपना भी दिमाग लगाएगा, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। बात समझ गए? तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? उसको जितना सिखाया तो उतना ही बोला, इसको जितना सिखाया उससे ज्यादा बोल रहा है, सामने वाला पूछेगा कि अपना दिमाग लगाएगा, सही जवाब भी चाहे गलत दिमाग लगाएगा। बोलो बात सही है, ये सेल्फ खुद से समझने की क्षमता। बात समझ गए? तो दोनों में, तो ऑल लिविंग बीइंग्स है कॉन्शियसनेस, बट ह्यूमन बीइंग्स है सेल्फ कॉन्शियसनेस, याद रहेगा। अब आगे कहते हैं यार कि वो पर्सन जो कोमा में, इसलिए बोला कि शायद ये जो कैरेक्टर कॉन्शियसनेस बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, कह रहा है कि ऐसा पर्सन जो कोमा में है जिसे ब्रेन डेड बोलते हैं, जिसका दिमाग काम, कॉन्शियसनेस उसके अंदर इस तरह की नहीं बची है, अगर आप उसे आप क्या बोलोगे, लिविंग की नॉन लिविंग? तो एनसीईआरटी ये कह देती है कि इस लेवल पर हम आपको नहीं समझा सकते और आप नहीं समझ सकते, लेकिन समझिए आगे आप कि उसको हम लिविंग बोलेंगे क्यों? अभी आपने बोला था कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर सेल के अंदर चले तो वो बॉडी क्या है बोलो, लिविंग। बात सही है यार, वो पर्सन ब्रेन डेड है जिसके अंदर आप सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं बची है, उसके आप हाथ को कॉन्शियस, उसके हाथ को कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके अंदर खत्म है, ब्रेन डेड है, लेकिन उसकी सेल्स तो जिंदा है ना। आप उसकी सेल्स में, आप बॉडी में उसकी दवाएं दे रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रही है, और अभी आपने पढ़ा लिविंग सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चले तो वो क्या होगा, लिविंग। समझ गए? इतनी सी बातें हैं कॉन्शियसनेस। एक और लाइन ये कह रहे हैं फोटो पीरियड, लाइट का पीरियड, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल इन सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर मतलब जो कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। मान लो कोई विंटर के समय में रिप्रोडक्शन करता है, अगर विंटर के समय में टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर ठंडी ना पड़े, टेम्परेचर डाउन ना हो, टेम्परेचर कम ना हो, तो क्या होगा, उसके अंदर रिप्रोडक्शन वो नहीं करता। इसमें ability of organism to recognize, ability of organism to recognize environmental cues, ये CUES, इसका मतलब होता है चेंज, ब्रैकेट में लिखना, the ability of organism to recognize environmental cues मतलब कि चेंज एंड रिस्पॉन्ड देम, और इसका रिस्पॉन्ड करना, वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, समझ गया ना, या फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, all living organisms have consciousness, all living organisms have consciousness
All living organisms have consciousness, but human beings have self consciousness. इसका मतलब समझ आया? But human beings have self consciousness. Human beings have self consciousness. और समझ गए? ह्यूमन में क्या होगी? सेल्फ. नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वाटर, CO2, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, CO2, टेम्परेचर, ठीक है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स. फोटो पीरियड, लाइट का पीरियड, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स in plant and animal both. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, the person in coma जिसे बोलेंगे ब्रेन डेड, लिखो ब्रैकेट में ब्रेन डेड, इज लिविंग. ये भी लिविंग होता है. और समझ गए? इज लिविंग. किस बेस पर? मेटाबॉलिज्म के बेस पर. ठीक है. ये 5 कैरेक्टर आपने पढ़ा था सर, ये ठीक है ना. और ये भी लिख लो, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लिख लेना. तो ये 2 क्या है? नॉन डिफाइनिंग. और ये 3 क्या है? बोलो, डिफाइनिंग. ठीक है ना. इट इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग. अगला पैराग्राफ लंबा से इन्होंने लिखा है, जो वो ध्यान से सुन लो. प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू. एक टिश्यू जो काम करता है वो काम एक सेल नहीं कर सकता, जबकि वो टिश्यू सेल से ही मिलकर बना है. अभी बात ये करें कि एक सेल जो काम कर सकता है उसके अंदर पाए जाने वाला एक ऑर्गेनेल वो पूरा काम नहीं कर सकता, जबकि उन्हीं ऑर्गेनेल्स के इंटरेक्शन से वो बना है. ऐसे और बेसिक आ जाए, एक ऑर्गेनेल में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल वो काम नहीं कर सकता जो काम एक ऑर्गेनेल करता है. समझ गए? इतनी सी कहानी है. और इसके बाद वो वाली हेडिंग आ जाएगी जो हमने आपको बोला था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है ना. तो आप पढ़ लेंगे. नेक्स्ट पीस के आगे कंटिन्यू. पढ़ना है ना. चलो हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड में लास्ट पे आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. आज हमको हेडिंग पढ़नी थी डाइवर्सिटी इन द लिविंग. तो डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, जिसे हम बोल सकते हैं कि अर्थ पर कितनी वैरायटी के, कितने टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी. या लाइफ की बात कर रहे हैं इसलिए बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी. क्या बोलेंगे? अर्थ पर टोटल जो बायोडाइवर्सिटी है वो अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग है. कुछ लोग, ये बात आप पढ़ेंगे चैप्टर इकोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वहां पर आप पढ़ेंगे. तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आइडिया दिया है. कुछ लोग कहते हैं 20 to 50 मिलियन डाइवर्सिटी है, लेकिन वो सही नहीं मानी जाती. एक जो सही एस्टिमेट माना जाता है वो रॉबर्ट मे का माना जाता है. उन्होंने कहा कि अर्थ पर जो टोटल डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियन है. कितनी है? 7 मिलियन है. वो डाइवर्सिटी थोड़ा सही मानी जाती है. तो अर्थ पर टोटल जो डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियन है. और इस डाइवर्सिटी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है ना. ये 7 मिलियन जो है वो स्पीसीज है, इतने टाइप की. ठीक है ना. तो इसे ये लाइफ की डाइवर्सिटी है, इसलिए इसे बोला बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. इसलिए इसे क्या बोला? बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. इनमें से ये जो 7 मिलियन है, इनमें से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में हमको पता है. इतने स्पीसीज के बारे में हमें पता है कि ये कौन से फाइलम के हैं, कौन से क्लास के हैं, कौन से किंगडम के हैं, मतलब इनके बारे में हम जानते हैं. तो इसे बोलते हैं डिस्क्राइब्ड बायोडाइवर्सिटी. ये बात हमने आपको इतना बता भी दिया था, डिस्क्राइब्ड बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब अर्थ पर इतने स्पीसीज अवेलेबल है, और डिस्क्राइब बायोडाइवर्सिटी का मतलब इनमें से इतने के बारे में हम जानते हैं. ठीक है ना. एनसीईआरटी ने डायरेक्ट इसी को अभी लिखा है बायोडाइवर्सिटी. क्या लिखा है? तो जब आप अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी आप टेस्ट देंगे तो चैप्टर वाइज देंगे, तो आपको आप कर लेंगे, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. लिविंग वर्ल्ड आया तो डाइवर्सिटी आप 1.7 to 1.8 मिलियन लगाएंगे. लेकिन जब आप एग्जाम देंगे वहां पर तो पूरा एक साथ आएगा. वहां पर आपको 7 मिलियन भी मिलेगा, 1.7 to 1.8 मिलियन भी मिलेगा, वहां पर आपको मोर देन 1.5 मिलियन भी मिलेगा. ऐसा भी लिखा मिलेगा, मोर देन 1.5 मिलियन. तो मोर देन 1.5 मिलियन का मतलब ये इसी के बारे में बात कर रहा है. ये 1.7 to 1.8 मिलियन 1.5 से तो ज्यादा है ना, उसके लिए लिख के आता है. ठीक है. तो याद रखेंगे ये वाली तब आप कैसे लगाएंगे. ये डाइवर्सिटी जो है ये डाइवर्सिटी है, इतने टाइप के स्पीसीज अर्थ पर अवेलेबल है जिन्हें हम बायोडाइवर्सिटी नाम दे रहे हैं. लेकिन इनमें से इतने डिस्क्राइब हो चुके हैं. आपको देगा इतनी डाइवर्सिटी में से कितने डिस्क्राइब है, तो क्या बोलेंगे? 1.7 to 1.8 मिलियन. या वहीं पर ऐसा लिख के देगा, वहां पर ये दोनों लिखता है 7 मिलियन, और कहता है इनमें से मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज जो है वो डिस्क्राइब हो चुके हैं. ठीक है. यहाँ पर हम दोनों एक साथ लिखते हैं, चलेगा. इसी को अगर लाख में पूछ ले, कभी ऐसा भी दे देता है, तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख आपको पता है. तो ये हो जाएगा कितना? 17 से 18 लाख, 17 to 18 लाख. ठीक है. इतनी स्पीसीज है तो डिस्क्राइब हो चुकी है. अच्छा, ये स्पीसीज है, मैं बार बार इनकी बात कर रहा हूँ. ये 7 मिलियन स्पीसीज है, इतने टाइप के ये स्पीसीज है. और हर एक स्पीसीज का, जितने स्पीसीज है ये, हर एक स्पीसीज का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होता था पहले. अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होता था पहले. इसकी वजह से सेम स्पीसीज को, एक ही ऑर्गेनिज्म को
अलग अलग नाम से जानते हैं तो उसको पाने में दिक्कत होती थी। उस नाम को बोलते थे लोकल नेम। जैसे आपका अलग अलग जगह पर अलग अलग, कई बार आपके घर पर नाम कुछ और होता है, आप नानी के यहाँ जाए वहां के लोग कुछ और नाम रख देते हैं, ऐसा होता है अक्सर बहुतों का होगा। स्कूल में आपके दोस्त जो है वो कुछ और ही नाम रख लेते हैं, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ रख देते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये आपका ना लोकल नेम है, ये आपका क्या है, आपके स्कूल, आपके जो घर वाला जो नाम है, जो आपके घर में बुलाया जाता है, मम्मी पापा जो आपके घर में बुला रहे हैं, वही नाम अगर जाके स्कूल में पूछे तो आपके दोस्त से ही पूछे तो आपका दोस्त कहेगा हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो नाम आपका घर का नाम है, लोकल नाम है, स्कूल में तो उसे लोग नहीं जानते हैं। बात सही है। तो इसका मतलब कि लोकल, हम उस आदमी को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन उसका नाम लोकल नाम लिया जा रहा है, और वो लोकल नाम किसी लोकल प्लेस पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर एप्लीकेबल था। वो नाम उस जगह से हटके किसी दूसरी जगह लिया जाए तो लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, और ऐसे लोग जो आपको अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, इससे बहुत डिफिकल्टी होती थी, दिक्कत होती थी। जैसे अगर हम लोग ऐसे बोले कि बहुत सारे से वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे से फ्रूट्स हैं, जो प्लेस टू प्लेस उनका नाम चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर प्याज कहते हैं, आप मुंबई चले जाए उसे कांदा बोलते हैं। अब आप मुंबई चले जाओ और आप कहें प्याज, हालांकि लोग जानते हैं, लेकिन अगर कोई सच में मराठी हो और उसको नहीं पता हो, तो आप जानते हैं अब वो रखा भी है प्याज, और आप कहें प्याज तो कह रहा नहीं है, समझ गए, क्योंकि वो लोकल नाम जानता है कांदा, आप लोकल नाम अपने यहाँ का जानते हैं क्या, प्याज। बात सही है ना। तो दिक्कत होगी कि नहीं पानी में। आप यहाँ पर धनिया की पत्ती कहते हैं, वहां पर कोतमीर बोलते हैं, तो कोतमीर। तो अब यहाँ पर आप अगर आप वहां चले जाएं और कोई आपसे बोलेगा धनिया पत्ती ले आओ, और कहे भैया धनिया पत्ती, तो वो जानते ही नहीं, वो जानता है कोतमीर, ठीक है ना। तो आप उसको वो कहेगा नहीं है, तो यार रखे तो वो दे दो, अगर ये तो कोतमीर भैया यही दे दो। तो लेकिन दिक्कत हुई ना, बात सही है। तो कह रहे यार एक ही, सोचो वो एक ही स्पीसीज है ना, एक ही, लेकिन उसका नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग है, ठीक है ना। आप यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर नेनुआ को नेनुआ बोलते हैं, तरोई एक अलग होती है, कई जगह चले जाओ नेनुआ को तरोई बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप वहां पर बोलेंगे तरोई दे दे, तो नेनुआ आपको उठा के दे देगा, अगर यार वो तो अलग हो, भैया यही होता है। तो आप चीजों को बोलो, बस ये किस वजह से, लोकल नाम की वजह से। तो लोकल नाम की वजह से ना बहुत डिफिकल्टी होती थी चीजों को पाने में, इसलिए जरूरत पड़ी, साइंटिस्टों ने सोचा कि यार कोई एक ऐसा नाम दिया जाए किसी एक स्पीसीज का जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो, और उसको लोग लोकल किसी नाम से जाने, लेकिन साइंटिफिकली उसको एक ही नाम से जाने, उसी को हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं। जैसे आपके घर से कोई चला गया आपके स्कूल, और आपके घर वाला नाम ले रहा है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बता पा रहा है, तब वो आपके स्कूल वाला नाम लेता है। बोलो बात सही है। तो लोग कहते हैं हाँ उसको तो जानते हैं। तो वो नाम जो स्कूल वाला है वो बुलाता कोई नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन जानते सब है, वही साइंटिफिक नेम है जो सब जानते हैं। वह सही है। तो ये लोकल नाम होने की वजह से, आप सोचो एक स्पीसीज का लोकल नाम हो तो आपको दिक्कत हो रही है। आप ऐसे कहीं चले जाए किसी दूसरे स्टेट्स में, किसी दूसरी जगह पर, कोई आपको भेजे सब्जी लेने, फल लेने, वो 10 सब्जी बताए और सबका अलग अलग नाम बताए। हाँ, कहे धनिया की पत्ती लेना तो कह कोतमीर लेके आना, प्याज कह कांदा लेके आना, नेनुआ कह तरोई लेके आना, अमरूद कह पेरू लेके आना। तो ये पेरू अमरूद को बोलते हैं। अब ये बताओ, ये सब अलग अलग नाम, तो आपको ऐसा है, जाओ खुद ही लेके आओ भाई, हम इतना याद नहीं कर पाएंगे। बोलो बात सही है ना। तो सोचो इतनी ज्यादा स्पीसीज है, सबका अलग अलग नाम अलग अलग जगह पर होगा, तो आप याद कर पाएंगे, ये तो दिक्कत होगी ना। तो कह रहे इसलिए जरूरत पड़ी, इसी डिफिकल्टी, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जरूरत पड़ी किसी एक ऐसे नाम की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम से एक स्पीसीज जाना जाए। उस प्रोसेस का नाम है नॉमेनक्लेचर। क्या नाम है? बस समझ गए। तो नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? डिफिकल्टी को दूर करने के लिए। बोलो बात सही है ना, डिफिकल्टी को दूर करने के लिए। कोई डाउट? याद रहेगा इतनी सी बातें। आओ जरा हम लोग देखते हैं, इसी बात को लिखेंगे तो क्या बोला कि हर एक स्पीसीज का, ईच स्पीसीज हैज देयर ओन लोकल नेम एंड इट क्रिएट्स कंफ्यूजन समझ टू फाइंडिंग देम। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता था इसको पाने में, समझ गए ना। और कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए तब जरूरत पड़ी, देयर नीड टू बी अ नॉमेनक्लेचर। वहां पर नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी, इसलिए कि ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, एक स्पीसीज को एक ही नाम से जाना जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? नॉमेनक्लेचर। क्या नाम है? नॉमेनक्लेचर दिया था लिनियस ने। इन्होंने जो नॉमेनक्लेचर दिया था वो दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या दिया था? लेकिन ये जो नॉमेनक्लेचर इन्होंने किया, इन्होंने अलग अलग ब्रांच में किया। प्लांट की नेमिंग जो करी, इन्होंने एक अलग ब्रांच बनाई, नाम है उसका ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड, क्योंकि एक जगह के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल कोड होगा। एक ऐसा रूल बनाया कि सबको उसी के अंतर्गत ये चीजें पता हो, ठीक है ना। तो उसको बोला ICBN। और उसके बाद एनिमल्स को एक अलग ग्रुप बनाया, उसमें रखा जिसका नाम पड़ा ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बस समझ गए। और ऐसे बहुत सारे नॉमेनक्लेचर आए हैं, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर ICVN, और आया जैसे ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, और आया ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। लेकिन ये सब आपसे नहीं पूछता है, आपसे दो ही पूछता है, एनसीईआरटी ने दो ही दिया है, ICBN और ICZN। पहले आया था 1961 में ICBN, फिर आया था 64 में ZN, लेकिन आपसे ये ईयर भी नहीं पूछता है। कभी भी आपको अगर ऐसी कोई दिक्कतें कहीं पर आए तो याद रखिएगा, पहले जो डिस्कवरी आप पहले तो एग्जैक्ट बातें याद होनी चाहिए, और नहीं याद अगर आपको तुक्का लगाना भी है तो हमेशा लगाएंगे पहले प्लांट और फिर एनिमल, ठीक है ना। पहले प्लांट और फिर, ऐसा ऑलवेज सही नहीं होगा, डिपेंड करता है किसके बारे में पूछा, लेकिन अगर कंपेयर करके पूछा है तो आप लगा सकते हैं। पहली बात तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए। मान लो याद नहीं है तो आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं कि पहले प्लांट और बाद में, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है किसके बारे में पूछा है। चलिए, तो इतनी बातें हम लोग जरा यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर क्या बोला? हर एक स्पीसीज का, हर एक इंडिविजुअल का एक लोकल नाम हुआ करता था। ईच स्पीसीज हैज देयर लोकल नेम एट डिफरेंट प्लेसेस, एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर। इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, इसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन होता था। इट क्रिएट्स कंफ्यूजन टू फाइंडिंग देम, इनको पाने में दिक्कत होती थी कि नहीं होती थी। जैसे कि अभी हमने बोला, आप उसको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन लोकल नाम की वजह से उस चीज को आप नहीं पा सकते, ठीक है ना। इसलिए जरूरत पड़ी, देयर आर नीड टू बी, इसीलिए अब इसके बाद की बात, अब क्या जरूरत पड़ी? तो जरूरत पड़ी देयर आर नीड टू बी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, समझ गया ना। और विच आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द,
जो कि एक्सेप्टेबल हो, समझ गए ना, विच इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। और इस प्रोसेस का नाम, ये जो नेमिंग की जरूरत पड़ी तो उस प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे, ये जो नेमिंग की जरूरत पड़ी तो कह रहा है इस प्रोसेस का नाम है नॉमेनक्लेचर। प्रोसेस का नाम है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किसने दिया, लिनियस ने दिया, ठीक है ना। देन देयर आर नीड टू बी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किसने दिया, लिनियस ने दिया, कैरोलस लिनियस ने, ठीक है ना। और जो इन्होंने नॉमेनक्लेचर किया, नेमिंग करी, वो क्या बोला, अभी हमने प्लांट के लिए एक अलग से ब्रांच बनाई, इन्होंने कहा प्लांट की नेमिंग करी एक अलग ब्रांच में जिसका नाम था आईसीबीएन। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। और दूसरा है एनिमल के लिए, फॉर एनिमल के लिए ICZN, यह है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। इतनी सी बातें प्लांट और एनिमल के बारे में। अब इन्होंने जो लिनियस ने नॉमेनक्लेचर दिया था, लिनियस का जो नॉमेनक्लेचर था, जिसे हम लिनियन नॉमेनक्लेचर बोल सकते हैं, ये लिनियस के द्वारा दिया गया जो नॉमेनक्लेचर था, जो नॉमेनक्लेचर था, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था। कौन सा, लिनियस ने जो नॉमेनक्लेचर दिया वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था, ठीक है ना। अब ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों बोला, तो याद रखेंगे, ईच नेम, हर एक नाम का, ईच नेम हैज टू एपिथेट, एक नाम में दो एपिथेट हुआ करता है, टू एपिथेट, जिसमें एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। इसलिए इसको बोला क्या, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, वन इज जेनेरा एंड अदर इज स्पेसिफिक। तो जेनेरा मतलब जीनस की बात कर रहा है और स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज की बात कर रहा है, इसलिए नाम क्या दिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आपको इतना पता चल गया कि नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी और नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किसने किया और उस नॉमेनक्लेचर का कौन सा नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, और प्लांट की नेमिंग किसके अंदर में करी और एनिमल की नेमिंग किसके अंदर में करी। नेमिंग और बहुत सारी आई थी, जैसा हमने बोला था, वो आपसे पूछता नहीं है। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि अगर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर करता तो ICBN बोटैनिकल के जैसा हो जाता, इसलिए क्या बोला, ICNB। और अगला ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। बात समझ गए, इतनी सी बातें हैं इन सब की। अब आते हैं जरा, ये कौन सा, ये जो नॉमेनक्लेचर का रूल है, क्या रूल है, कैसे लिखते हैं, इंटरनेशनल रूल है, इसकी नेमिंग करी जाती है। तो अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर जब नेमिंग की जाती है तो कई बार एक ही स्पीसीज का दो अलग अलग लोगों ने नाम दिया, सब आपके एनसीईआरटी में है नहीं, हालांकि दो अलग अलग लोगों ने नाम दिया और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर दोनों ही नाम सही है, ठीक, दोनों ही नाम सही है। जैसे भाई आज आपको जिस नाम से बुलाया जाता है, अगर आपका बचपन में कोई और नाम रख दिया गया होता तो आपको उस नाम से बुलाया जाता, बोलो बात सही है ना, आपको उस नाम से बुलाया जाता। कई बार होता है किसी चीज का, इस चीज का नाम यही क्यों है, अरे आज हम उस चीज को, आज जैसे मैंगो मतलब आम बताया गया, गुआवा मतलब अमरूद बताया गया, अगर पहले यही बात, इसमें कोई उत्तर थोड़ी ना है इस पे, बोलो बात सही है ना, गुआवा मतलब आम कर दिया होता, मैंगो मतलब अमरूद कर दिया होता, हम वही पढ़ते ना यार, बात सही है कि नहीं। तो कह रहे कैसे ही, अब लेकिन वो दोनों नाम सही है, इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दोनों नाम सही है, दोनों लोगों ने नाम दिया, दोनों नाम सही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी स्पीसीज है, तो कह रहे अब उन नाम में से कौन सा नाम माना जाएगा, तो माना वो जाएगा जिसने नाम पहले दिया हो, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी, कि हम उसको प्रायोरिटी देंगे जो पहले दिया हो, ठीक है ना। जैसे घर में कई बार होता है, बच्चे, जब कोई बच्चा पैदा हो तो अलग अलग लोग घर वाले अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और उसमें खास करके अगर देखा जाए तो जैसे ननिहाल वाले तो दिहाल वाले तो अलग अलग, वो कुछ और नाम रखती है, कुछ और नाम, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। वो चाहते मेरा नाम हो, माता जी भी चाहती वही नाम, लेकिन मजबूर एक नाम रखा, यही वाला जाएगा, यहाँ वाला, बोलो बात सही है। तो नाम तो दोनों सही है ना, मान लो दोनों सब नाम एकदम कुंडली उंडली से निकलवा के सब बनवाया बताया गया है, तो नाम तो दोनों सही है, लेकिन अब इसमें रखा उसका जाएगा, कहते भाई तुम लोग नाम दिए तो, लेकिन बाद में तुम्हारा नाम अगर ना माने तुम्हें बुरा लगे, तुम बाद में दियो, तो सोचो जो पहले दिया होगा उसका नहीं मानेंगे, तो इससे अच्छा किसका रखा जाएगा, समझ गया ना। जो वो वाला है वो भी बाद में जब ये ना हो तो उसको भी यूज किया जाता है, जो हालांकि आपके बुक में है नहीं, तो उस पर हम बातें बहुत नहीं करेंगे, इतनी सी ये कहानी है, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर की। अब ये किसी एक स्पीसीज का बायोलॉजिकल नेम जो है, जो साइंटिफिक, इसी नेम को क्या बोला जाता है, जो नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी वो नाम जो दिया गया वो कौन सा नाम है, साइंटिफिक नेम, क्योंकि लोकल नेम से बहुत कंफ्यूजन होता था, साइंटिफिक नेम से कंफ्यूजन, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक ही नाम से, जैसे मैंगीफेरा इंडिका आप चाहे यहाँ बोलिए और चाहे आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाइए, आम को मैंगीफेरा इंडिका ही बोलेंगे साइंस में, बस समझ गया ना। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, इस तरह से। तो आइए जरा हम देखते हैं वो कौन सा रूल है नाम लिखने का, नॉमेनक्लेचर का, ठीक है ना। इतना अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है, पढ़ लीजिए।
बायोलॉजिकल नेम की बात मत करो भैया, बात करना बोलो मैं चला जाऊँ, बात कर लो फिर आऊंगा, या तो बात करना चाहोगे तुम चले जाओ बाहर। बायोलॉजिकल नेम जो है इनकी जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड से हुई है, लैटिन वर्ड से हुई है। और ऐसे नाम या जिनकी ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुई है अगर उनको लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं। ये पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है। इटैलिक्स में लिखा जाना वो रिप्रेजेंट करता है उसकी ओरिजिन को। कौन सी ओरिजिन? लैटिन ओरिजिन को, ठीक है ना। एनी नेम रिटन इन इटैलिक्स रिप्रेजेंट इट्स ओरिजिन। कौन सी ओरिजिन? लैटिन ओरिजिन। बोलो याद रहेगा? तो खाली हमने ऐसे लिखा, शॉर्ट में याद रहेगा। चलो ये कई बार आपसे ऐसे पूछ लेता है ना, कई बार जो लैंग्वेज आपको होता है डेड लैंग्वेज, तो डेड लैंग्वेज जैसे ग्रीक, लैटिन, ऐसे वर्ड जो लिखे तो जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? डेड लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन लैटिन वर्ड से है, तो ये बोल रहे हैं, ये लिखा जाता है लेकिन ये बोला नहीं जाता, ऐसी कोई भाषा नहीं, सही ना, डेड लैंग्वेज। बाकी जो आप कहते हैं इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, ये सब बोले भी जाते हैं और लिखे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो डेड लैंग्वेज का मतलब जो सिर्फ लिखे जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं लैटिन वर्ड से इनकी ओरिजिन हुई है बायोलॉजिकल नेम की, ठीक है ना। अब हर एक नाम का, जैसे मान लो कोई नाम है इन्होंने लिया, एक नाम है ये मैंगीफेरा इंडिका। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ये मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा जो है ये है जीनस, ये है जीनस। इंडिका जो है ये है स्पीसीज, स्पीसीज। तो इन्होंने अभी कहा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसीलिए बोला था क्योंकि एक नाम में दो एपिथेट है। बोलो कितने एपिथेट है? तो कितने एपिथेट है बोलो? दो, जीनस और स्पीसीज, ठीक है ना। तो अब इन्होंने कहा ईच नेम हैज, इन्होंने यही एक पॉइंट करके 4 पॉइंट लिखा है। बायोलॉजिकल नेम हैज 2 वर्ड या 2 एपिथेट, जिसमें से फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट। अब ये अगला पॉइंट इन्होंने कर दिया है, ठीक है ना। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। कह रहे हैं कि जीनस का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा लेटर जो होगा वो, बस समझ के यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि बायोलॉजिकल नेम की ओरिजिन कैसी है बोलो? लैटिन वर्ड है ना। हर एक बायोलॉजिकल नेम में कितने वर्ड है बोलो? तो ईच नेम ऐसे बोल सकते हैं। अब हम साइंटिफिक नेम की तो बात कर ही रहे हैं ना। ईच नेम हैज 2 एपिथेट, ईच नेम हैज 2 एपिथेट। बोलो बात सही है। अब कह रहा है कि फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट, पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड रिप्रेजेंट स्पीसीज, एंड सेकंड रिप्रेजेंट स्पीसीज। बात समझ गए? जैसे कि देखो ये दिख भी रहा है, ठीक है। अब इसी में अगर हम और बोलते हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, जो कि इसमें दिख रहा है, लिख रहा हूं यहां पर, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल, और ऐसा वो नाम लिखते हैं बहुत जगह गलत करके, आपको सही करना होगा, ठीक है ना। कैपिटल एंड स्पीसीज इन स्मॉल। तो वो पहले लेटर की बात कर रहा है, समझ गया ना। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज, याद रहेगा। इतनी सी बातें हैं इनकी। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर इनको लिखा जाए, हैंड रिटन अगर होगा, कैसा होगा? अगर ये हैंड रिटन होंगे, इफ हैंड रिटन है तो कैसे लिखा होगा बोलो? ये दोनों, बोथ का मतलब दोनों जीनस एंड सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। दोनों को अलग अलग, जैसा भी हमने किया है, सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। और अगर ये टाइप्ड होंगे या प्रिंटेड, आप बोल सकते हैं, जो टाइप किया हुआ होगा, ठीक है ना, टाइप किए होंगे तो इन इटैलिक्स। कैसे टाइप किए होंगे? इटैलिक्स आपके मोबाइल में फॉन्ट आता है जो तिरछा तिरछा, ठीक है ना, वो कैसा है बोलो? इटैलिक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए किसी भी स्पीसीज का नोमेनक्लेचर करते समय। कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर द नेम ऑफ ये स्पीसीज, ये स्पीसीज के नाम के बाद, ये इनके नाम के बाद यहां पर कुछ इस तरह से लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये ना तो इटैलिक्स में लिखा है और ना तो इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज, सॉरी, ये रिप्रेजेंट करता है साइंटिस्ट के नाम को। ये रिप्रेजेंट नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ स्पीसीज, फिर स्पीसीज बोला, नेम ऑफ साइंटिस्ट ना, हाँ तो बोल दो भाई, नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इट, जिसने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया, उसका नाम। अब जरूरी नहीं है कि खाली यहीं पर मैंगीफेरा इंडिका में ही लिखा हो, अरे कहीं पर वो और लिखा होगा, इसका मतलब वही इसको क्या किया है? डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। तो ये जो है ना साइंटिस्ट का नाम, ये जो है ये एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। एब्रीविएटेड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएटेड, कई बार ऐसा देगा कि एब्रीविएटेड फॉर्म में जो लिखा है वो क्या है? एब्रीविएटेड का मतलब आपको पता होना चाहिए ना, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो ये लीनियस पूरा तो नहीं लिखा है ना, सिर्फ क्या लिखा है? लिन, ठीक है ना।
इतनी सी कहानी है नॉमेनक्लेचर में बायोलॉजिकल नेम को लिखने का। तो क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नेम की ओरिजिन जो है वो कैसी है, बोलो, वो लैटिन वर्ड से ओरिजिन है, और लैटिन वर्ड को लिखते समय इटैलिक्स में लिखेंगे। समझ गए? कह रहे हैं कि इनका इटैलिक्स में लिखा जाना क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। इनका इटैलिक्स में लिखा जाना इनकी लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। पहला वर्ड इन्होंने यही बोला है, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? चलो उसके बाद कह रहा है कि हर एक नेम में दो एपिथेट है, जीनस और स्पीसीज। पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। पहला वर्ड जो जीनस है उसको लिखते समय उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल होगा। बात समझ गए? अगर इनको हाथ से लिखेंगे दोनों सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे ताकि ये पता चले कि एक जीनस है और दूसरा, और अगर टाइप होगा या इसको प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा, ठीक है। इतनी सी कहानी है बायनोमियल नोमेनक्लेचर खत्म। अब आपको ये पता होना चाहिए नोमेनक्लेचर क्यों किया, नोमेनक्लेचर सबसे पहले क्यों किया, किसने किया, प्लांट का किसके अंडर में किया, एनिमल का किसके अंडर में किया, ये सारी बातें, ठीक है ना। लिख लीजिए। इसके बाद अगला पैरा आता है, वहां पर उन्होंने टेक्सॉन टेक्सोनॉमी की बात करी है, तो हम पढ़ते हैं उसको। में इन्होंने देखिए बहुत सारी चीजें लिखी है। सबसे लास्ट में उस पैराग्राफ में देखिए इन्होंने लिखा है टेक्सोनॉमी, ठीक है ना। उसके पहले टेक्सॉन मिलेगा आपको, कैटेगरीज, रैंक, ठीक है ना। कुछ इन्होंने नाम दिया है उसमें, कैट, डॉग, वो सब क्या है, वो सब कहानी है। अभी आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। पन्ना पलटिए, अगले पेज पर आइए एनसीईआरटी में, वहां पर आपको लिखा मिलेगा, जरा सुनो ध्यान से। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर बेसिक फॉर टेक्सोनॉमी। मिला ना? तो ये चीजें क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, ये जरा हम लोग अगली हेडिंग जो आ रही है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, ये जो बड़ा सा पैराग्राफ है ना, इसमें कुछ दिया नहीं है। इनके बाद वो सब समझाने की कोशिश किया है उन्होंने, वो मैं आपको अगली हेडिंग में एक साथ समझाऊंगा। हेडिंग अभी आपको हेडिंग नहीं डालना, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज उसमें। लेकिन उसके पहले उन्होंने जो दो बातें करी हैं जरा हम उसकी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे याद करिए, क्लासिफिकेशन जो है उसी को आप टेक्सोनॉमी समझिए। क्लासिफिकेशन क्या है? किसी चीज को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, वर्गीकृत करना, जिसे आप वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बोलते हैं ना, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। तो ये क्लासिफिकेशन है। सर ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड क्यों किया, क्लासिफिकेशन क्यों किया? तो याद करिए ऐसे कि क्लासिफिकेशन किया जाता है स्टडी को आसान बनाने के लिए, और इसी क्लासिफिकेशन को हम क्या बोल रहे हैं, टेक्सोनॉमी। क्या बोल रहे हैं? ठीक है सर, क्लासिफिकेशन स्टडी को आसान बनाने के लिए कैसे किया जाता है? सुनिए, जैसे आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम, वहां पर आपने अलग अलग फाइलम पढ़ा, उन्हीं में से एक फाइलम पढ़ा आपने, फाइलम